आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताश, फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। यह किताब किस किस्म की है? एक नजरिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती हैं और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती हैं। दूसरे नजरिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती हैं। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नजर में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से न समझ ले, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी न करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशाने लगाते जाएं जो आपके लिए जरूरी हैं। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा जरूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खुशियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उस निष्पक्ष राय आपकी मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। हमने कई बार देखा है कि कई सारे लोग देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में मात खा जाते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। सो उसके लिए जरूरी है। सो इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में मदद करें। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। एक, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3, कब तक हासिल करने की योजना है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे, आपकी नोटबुक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं।
इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी यूनिवर्सल हैं, जो हर हालत, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेखक हैं शिव खेड़ा जी, उन्होंने कहा है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, रास्ता, समर्पण, इरादा मतलब डिजायर, रास्ता मतलब डायरेक्शन, समर्पण मतलब डेडिकेशन, और अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यह सही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। Our attitude contributes to success। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% लोगों को मौका मिलता है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा में मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को बढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपके नाम की किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड मतलब कि नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है?
हीरो से भरा खेत। एक और कहानी लिखी है, एकर्स ऑफ डायमंड। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया, अपने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुद खुशी कर दी। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले में दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपने बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिए। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसे हम 6 सीख मिलती हैं। एक, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। नंबर 2, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। नंबर 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। नंबर 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। नंबर 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। नंबर 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। तो ये 2 कहानी हमने पढ़ी। तीसरी कहानी है डेविड और गोलियत की।
हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी मतलब पॉजिटिव सोचने वाले आदमी के लिए यह नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी मतलब नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नजरिया का महत्व, द इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसर एग्जीक्यूटिव से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही साथ उत्पादकता प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी जो कैपिटल पूंजी जो होती है, उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP सारी खूबियों वाले लोग, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी
और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों मतलब कस्टमर सर्विस प्रोग्राम में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचानते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यही है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक मतलब फिलोसोफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों ऑर्गेनाइजेशंस वो तनख्वाहों का काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आका जाता, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने होते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर एक टावर है, उसकी ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इसे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती हैं। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी को टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। संपूर्णतावादी नजरिया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी होलिस्टिक नजरिए में यकीन रखता हूं। हम केवल हाथ, पांव, कान, नाक, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी, पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजिमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी से शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों, टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है
उसे खास तौर से ये 3 चीजें तय करती हैं। 3E, एक एनवायरमेंट मतलब कि माहौल, सेकंड E एक्सपीरियंस मतलब कि तजर्बा, और थर्ड E एजुकेशन मतलब शिक्षा, एजुकेशन। इन्हें हम नजरिए की ES कहते हैं। अब इन तीनों पर नजर डालते हैं। माहौल, एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ता है? तो माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइजर। आप कुछ भी काम करें, हमेशा आप टोकते रहेंगे। मीडिया मतलब कि टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, रेडियो, फिल्में, और अभी तो सोशल मीडिया भी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड; धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड; परंपराएं और मान्यताएं, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स; सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट; राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहां के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहां काम करने वाले लोगों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहां माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाले पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहां के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल हो जाती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब, कल्चर, कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है। हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। नंबर 2, तजर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे मतलब अनुभव के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा बुरा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक, इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते खा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल, इटर्निटी तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमें केवल रोजी रोटी कमाने नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचानें?
हाउ डू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफी ऊंची उम्मीद रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले, मतलब 12 मासी फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, द बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए फायदेमंद, शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए क्या फायदे हैं? तो उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बन जाते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, उसके क्या रिजल्ट होते हैं? जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो रहती है, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं है? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराई और नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसके वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलाव को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम रखने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वह उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी मिल सकती है, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय चैप्टर में सकारात्मक नजरिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए आपको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता से महसूस हो।
और यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। तो जैसा कि इस किताब में पहले बताया गया कि एक चैप्टर पूरी तरह से समझ लें, उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद ही दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़े। तो आपने ये जो आज का जो सेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा? और आप अपना सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार किरीट भाई। मेरा नाम किरीट चौहान है। बेसिकली मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और LIC ऑफ इंडिया के साथ काम करता हूँ। आपका जो ये इनिशिएटिव है वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। लोगों को एक राह दिखा सकता है, ऐसा ये इनिशिएटिव है। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी 4-5 दिन पहले किताब पढ़ रहा था, एकदम से ख्याल है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो और किसी कोई फायदा क्यों नहीं ले सकता इसका। तो इसलिए सिर्फ संडे के लिए मैंने एक क्लब शुरू किया है। जो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार आ सकता है, देख सकता है, तो उसको फायदा होगा, मतलब इम्प्लीमेंट करेगा। तो बाकी ऐसे तो बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत ग्रेट स्पीकर्स हैं, लोग उनको भी सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कुछ बदलाव नहीं होता। सो एनीवे, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इसके लिए। यस प्रीतेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरीट भाई, सो नाइस ऑफ यू। हाँ प्रमोद भाई। यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मेरा नाम प्रीतेश पंचाल है और मैं एक स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाता हूँ। सिंस 1978 से हमारा ये बिजनेस है। मेरे फादर का बिजनेस है और हम अभी इसमें सेकंड जनरेशन है। और प्रमोद भाई का ये जो प्रोग्राम है बुक्स रीडिंग का, बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं बुक्स ले आते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। तो ऐसी मीटिंग्स के माध्यम से हम जो बुक्स के अंदर जो छुपा हुआ गर्व है वो इनसे सुन के हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू प्रमोद भाई। थैंक यू। आज हमने सिर्फ पढ़ी है, अगली बार से हम लोग इस पे डिस्कशन भी करेंगे, है ना। और जो लोग नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश, उनके लिए आप ये शेयर कर सकते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं इसका एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, तो आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो, राइट। ओके। थैंक यू सो मच। किताब के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी जो हमेशा मैं शेयर करता हूँ। एक गढ़चिरौली में LIC ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर है विनय ढोले जी, श्री विनय ढोले जी। उन्होंने एक बात अच्छी बात बताई थी कि किताब के बारे में जो बताई थी वो हमेशा जहाँ पे मुझे मौका मिलता मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया था कि ये जो आधुनिक युग के है ना, तो किताब अगर नहीं होती तो आधुनिक युग की कभी कल्पना नहीं की जाती। किताब अगर नहीं होती तो धर्म गूंगा होता, विकास लंगड़ा होता, इतिहास के पन्ने सफेद होते और भविष्य में कालिमा होती। क्योंकि किताब हमें बड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। आप एक वक्ता को सुनोगे, 2 वक्ता को सुनोगे, लेकिन किताबें हमारा मस्तिष्क खोल देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, नॉट हेड, क्योंकि हेड तो उस माचिस की तिल्ली को भी रहती है, जहां पर भी जाती है अंगार लगा देती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। और इसमें इतनी संभावना है, इतनी संकल्पना है कि जितने आसमान में तारे भी नहीं है, आप चाहो उतना डेवलप कर सकते हो। और अगर इसकी गणना करें तो ब्रह्मांड के सामने अगर सौरमंडल की तुलना करें तो बहुत छोटा है, उसके सामने अगर पृथ्वी की तुलना करें तो बहुत छोटी है, और पृथ्वी के सामने अगर इंसान की गणना करें, कंपैरिजन करें तो बहुत ही छोटा है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसके बलबूते पर इंसान इतने सालों से इस पूरी सृष्टि पर राज करता है? तो वही ब्रेन। तो आप चाहो उतना डेवलप कर सकते हो। और ये डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? किताबें। अच्छे लोगों के विचार किताबों के माध्यम से आपके पास आते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है। सो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, रीज्वाइन किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। दोबारा मिलेंगे अगले रविवार को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू बाय।